चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग जो पिछले क्लास में चले थे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पढ़ाए थे कि हिस्ट्री में हम लोग प्राचीन भारत शुरू किए थे। अगर सही में इच्छा है कि हम पर वर्दी कांधे पर स्टार शोभे तो इसके लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी एकदम ठीक करना होगा मुख्य परीक्षा के लिए। बिना इन दोनों के इलाज नहीं। करंट अफेयर इसमें नहीं रहने के कारण वही एनर्जी साइंस पे और मैथ पे लगा देना, रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें हिस्ट्री में प्राचीन भारत शुरू किए थे तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हड़प्पा, उसके बाद ऋग्वैदिक, तब पढ़ेंगे उत्तर वैदिक, इसके बाद महाजनपद, तब मौर्य, तब मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। इसमें पूरे मिला करके सिर्फ हमने बताया है कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, एक नजर सुनते जाना है फास्ट। यहां तक कि ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक तुमको जान के आश्चर्य होगा, दरोगा पीटी और मेंस में बच्चे इतना मेहनत करेंगे, पूरे मिला करके एक आध क्वेश्चन दोनों लेसन से पूछ दे तो भाग्य माना जाएगा। अब सोच लो कि अब इसके लिए क्या बहुत एनर्जी लगाने की आवश्यकता है, जहां एनर्जी चाहिए वहां लगाओ। इसीलिए हम लोग पिछले क्लास में और इस कड़ी को हम लोग शुरू ही किए हैं, 1 डे 1 लेसन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन के साथ। तो पिछला क्लास हम लोग हड़प्पा पूरे पढ़ चुके हैं। इसमें हड़प्पा के बाद अब आज हड़प्पा से क्वेश्चन आपको बनाना है। मैं नहीं चाहता कि शुरुआत ही भारी से करूं, हल्के क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। पाषाण काल का भी इसमें प्रश्न है। 9 क्वेश्चन अभी पढ़ाने के बाद हम चल रहे हैं। जो बच्चे इन 9 क्वेश्चन एकदम सही सही चल रहा है तो मतलब एकदम ठीक ठाक, जल्दी जल्दी पहला क्वेश्चन बनाइए फटाफट। बोलो, इसको सजाना है, कौन सा सही होगा, बोलिए जल्दी से। मेहरगढ़, आपको मालूम है कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, चिरांद बिहार में। 2 और 1 से भी मालूम चल गया, A का 2 B का 1, तो सही आंसर D। क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ रहा है। अगला नंबर जरा ध्यान से पढ़िए क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा की सभ्यता, 9 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 से ऊपर सही कर रहा है तो मतलब एकदम रेस में हो। 5 भी नहीं सही हो रहा है तो जरूरत है बहुत मेहनत करने का, नहीं तो मेंस निकालना इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? जल्दी से पहले आंसर करिए। हड़प्पा की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? जल्दी से आंसर करिए, आंसर करें फटाफट। रोम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, क्रेट की सभ्यता। क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, मेसोपोटामिया। बोलो क्या लग रहा? रोम। बहुत बढ़िया, चैट निकालो, सबका देखेंगे चैट कहां है। चलिए बहुत बढ़िया, कई बच्चे क्रीट सभ्यता पर सबसे ज्यादा। देखो हमेशा विश्व के परिप्रेक्ष्य में तुमको, जो लड़के हड़प्पा नहीं पढ़े थे, वीडियो यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, पहले उसको देखो। जब तक पढ़े नहीं रहोगे स्वयं, नो स्टडी नो टेंशन है। जो लड़का पढ़ना बंद कर देगा लगेगा हमसे विद्वान कौन है, एकदम हम हड़प्पा पूरा पढ़े। पढ़ने लगोगे ना तो लगेगा कि अभी और सीखना बाकी। तो इसीलिए पहले तो है कि उसको पढ़ना शुरू करो। कई लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि एकदम रेस में रहते हुए आउट हो जाता, और कई पिछला खिलाड़ी आगे हो जाता। दौड़ देखो ना, दरोगा के दौड़ में यही है, कई लड़का एकदम हम आ गए आगे आ गए, मालूम चला कि वो स्लो है, अब पीछे वाला अब तक पीछे था लेकिन यहां से तेज हुआ, मार के निकल गया।
तो यही रेस है, तुमको जिंदगी के इस रेस में एकदम स्पीड बना के रखना है। तो चलिए हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो दो बात तुमको समझाए थे। एक माया सभ्यता, माया सभ्यता आपको हमने बताया था कि भारत के ऋग्वैदिक काल के समकालीन था। 1500 ईस्वी पूर्व में माया सभ्यता उत्तर अमेरिका की सभ्यता थी। मैक्सिको, ग्वाटेमाल, इन एरिया में माया सभ्यता थी। बाकी रोम की सभ्यता जो देख रहे हो इटली में है, और रोम की सभ्यता के लिए हम लोग को समझना है कि ये इटली में है। और ये कब हुआ? तो जिस समय भारत में महाजनपद शुरू हुआ है, माने 600 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन कभी भी आएगा, बाकी मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट, ये सभी हड़प्पा के पैरेलल। सबसे पुराना की बात करेगा तो मेसोपोटामिया है, सबसे पुराना नगरीय की बात करेगा तो मेसोपोटामिया है। बाकी क्रीट किस देश का टापू है? बोलिए, क्रीट किस देश का टापू है? अमेरिका। अरे नालायक, क्रीट कहां पे, किस सागर में स्थित है? क्या करता है तुम? गजब नालायक है। क्रीट भूमध्य सागर का एक द्वीप है और यह यूनान का एक बड़ा सा द्वीप है। पिछले दिन ही समझाया था, दिमाग में एकदम सब सेट रखोगे। ये नहीं है कि बहुत जो है टफ लेवल क्वेश्चन था, हार्डनेस स्तर दरोगा लेवल का ही हमने रखा है, भारी क्वेश्चन नहीं किए। इतना एक दरोगा बच्चे को जानना होगा। ऋग्वैदिक के समकालीन माया है, बाकी भारत में महाजमकत के समकालीन रोम की सभ्यता है। बहुत बाद की सभ्यता है। क्वेश्चन आएगा सबसे बाद में कौन आया, उसमें माया भी दे देगा, रोम भी दे देगा। तो कई लड़का माया धर लेता है, आंसर रोम हो जाएगा। तो यहाँ रोम की सभ्यता हड़प्पा के समकालीन नहीं था। जल्दी आंसर कीजिए। सिंधु सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेके दक्षिण में कहां तक विस्तृत था? जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर करें। बोलो क्या होगा? सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेके दक्षिण में कहां तक था? काराकोरम, नर्मदा, कन्याकुमारी, सभी। क्या होगा? हाँ, बिल्कुल साफ साफ लिखा है दक्षिण। काराकोरम सबसे उत्तर में है, नहीं होगा। कन्याकुमारी क्या यहां तक था? नहीं। तो आंसर नर्मदा के मुहाने तक। तो ये आपका दैमाबाद का पार्ट पूछा था। ये एकदम हल्का क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से आंसर दे दो। हड़प्पा के नगर का आकार कैसा था? जल्दी बोलिए, आंसर क्या होगा? हड़प्पा के नगर कैसा था? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, षटभुजाकार? त्रिभुजाकार। तो आप सभी लोग हाँ ध्यान से सुनोगे। ये सब स्पिन बॉल है, एकदम बैट्समैन सोचता है 6 वहां पे डाल दिया जाता है। क्रिकेट देखा है ना, तुम जो सोचते हो ना, कई लड़के बॉलिंग सोचता है कि हमारे जैसा हर गेंद है। नहीं, जो ओरिजिनल खिलाड़ी है ना, वो हर गेंद पर कोशिश करता है कि बैट्समैन का टेंडेंसी क्या है, वो इधर उधर मूव करता है। कमेंट्री में सुना होगा कि एकदम शॉर्ट पिच दिए, ऐसे किए। तो तुम सोचता है कि हम तो बॉलिंग फेंकते हैं तो भगवान भरोसे चल जाता है, लेकिन भगवान भरोसे नहीं है। टीचर भी देखता है कि मूड किधर है, चेंज किया। तो ये चेंजिंग वाला क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन आएगा हड़प्पा का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। नगर इसके चेस बोर्ड के आकार के थे, और चेस बोर्ड का मतलब शतरंज है, और शतरंज का मतलब इसमें वर्गाकार है। और सही आंसर ए। देखिए कितना टर्निंग था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बच्चे हड़बड़ वाले लड़के क्या है, हड़प्पा मारो त्रिभुजाकार, लड़ गया, नगर घर में आके पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कई लड़के क्लीन बोल्ड हुए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा आजकल ट्रेंड चल रहा है। किस हड़प्पा स्थल का खोज पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग किया? भारतीय वाला तो बहुत तुम लोग पढ़ा। पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग ने किसका खोज किया है? आमरी, कालीबंगा, राखीगढ़ी, कोट दीजिए। तो पहले तो ये समझ लो, राखीगढ़ी हरियाणा में है तो ये तो छट गया। कालीबंगा राजस्थान में है तो छट गया। इसमें पाकिस्तानी पुरातत्व क्या करेगा? मामला 50-50 पे। आमरी, कोट दीजिए, चांद हुदड़ो, ये जो देख रहे हो इस सब हमारा सिंध प्रांत में, तो ये सब पाकिस्तान में दोनों है।
अब है किसका खोज पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग किया? देख लें इधर, आमरी आमरी बहुत बच्चे ऑनलाइन में, ए बहुत बच्चे। तो आमरी अगर सोच रहे हैं तो लड्डू नंबर मिलता है, सही आंसर है, कोट दीजिए। और ये एक शानदार क्वेश्चन है, सुन लीजिए। हम लोग लेवल जो चल रहे हैं, चूंकि आपको पहले भी बताया था कि पढ़ के रखोगे हम लोग इसी तरह का एंजॉय करेंगे और इससे धीरे धीरे गेन करते जाएंगे। फिर जब लास्ट होगा फिर टेस्ट चलाएगा। यही एक मात्र साधन है जिससे तुम लीड करो। पहले पढ़ा भी देंगे, फिर जितना बढ़िया बना सकते हो बनाओ, ज्यादा तंग करने वाला भी नहीं देंगे, क्योंकि दरोगा के सिस्टम पे ही चलेगा। लेकिन जहां लगेगा कि बड़ा शानदार स्पिन था उसको हम लोग वर्क करेंगे। दिमाग में बैठाओ, कोट पहने हुए पाकिस्तान, कोट दी जी, तो ये पाकिस्तान पुरातत्व विभाग इसका खोज किया। नेक्स्ट हम लोग देखें मेलुहा, ये तो आसान क्वेश्चन है। मेलुहा किसका प्राचीन नाम है? मेलुहा किसका प्राचीन नाम है? बहरीन का, सिंधु का, फारस का, मकरान का? मेलुहा, मेलुहा, जल्दी से आंसर करो फटाफट। क्या होगा? सिंधु क्षेत्र होगा। क्वेश्चन कहां से लिया गया समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लिया गया है मेसोपोटामिया सभ्यता में। अक्कद के एक शासक है सरगोन, और सरगोन अपने अभिलेख में दावा किया है कि मेरे यहां दिल्मन, बांकन और मेलुहा के व्यापारी लंगर डालते। लंगर डालना माने जहाज रोकते हैं। और दिलमन की पहचान बहरीन से हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिलमन की पहचान बहरीन से हुई है। और यह बहुत शानदार क्वेश्चन है कि बहरीन एक द्वीप है, आज भी अरब प्रांत में द्वीप, और ये द्वीप ही मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा, मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच मीडिएटिंग कौन करता था? बहरीन। बहरीन का पहचान किससे है? दिलमन। माकन मकरान तट, माकन कहेंगे तो मकरान है, और यही मेलुहा हमारा हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु क्षेत्र जो हड़प्पा देख रहे हो ये हमारा मेलुहा है। बड़ा शानदार क्वेश्चन, तीनों ही नाम पूछता। कई बच्चे ये नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन कहां से पूछा था। एक अभिलेख से क्वेश्चन था, बड़ा शानदार प्रश्न था ये। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हो। ये तो सबका सही होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन में सबसे ज्यादा किस पदार्थ से निर्मित सामग्री प्राप्त हुए? पत्थर, तांबा, कांसा, लोहा। जल्दी जल्दी आंसर करो। इस लेवल तक के दरोगा में आपका क्लास चल रहा है, उसी से हो जाएगा। ज्यादा लेवल बढ़ाना है तो बीपीएससी लेवल फिर अंतिम लेवल है। चलिए, कांसा, कांसा, ब्रॉन्ज, बहुत सुंदर। कई बच्चे कांसा मार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कांसा मार रहे हो तो भारी नालायक हो, नालायक ही नहीं भारी नालायक हो। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन तात्पर्य कतई ये नहीं है कि कांसा के ही सबसे ज्यादा सामान मिला। सबसे ज्यादा किस पदार्थ से निर्मित सामान मिला? ब्रेक ठीक से डेवलप करो। यह ब्रेक नहीं रहेगा तो बिना ब्रेक के गाड़ी हो जाओ। तो बताओ, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में सोना है कि नहीं है? सोना युग में है तो क्या सबसे ज्यादा सामान सोना का है? नहीं, सोना का नहीं सबसे ज्यादा। उसी प्रकार क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन है, लेकिन सबसे ज्यादा सामान किस चीज का है? स्वाभाविक बात है पत्थर होगा। इतना एडवांस का है तुम लोग बन रहा है जी, पत्थर से ज्यादा तांबा होने लगे। तुम लोग कभी कभी इतना सोच ही लेता है ना कि इसको कहते हैं फुलटॉस गेंद। हम जान के इसमें एक मूवमेंट दिए हैं कि जिस समय बच्चा ज्यादा सोचेगा एक हल्का फेंक देंगे, एकदम ज्यादा सोच के अब मारा बाउंड्री पर आउट हो जाएगा। तो बीच बीच में जो हाथ से लिखल देख रहा है ना वो फुलटॉस, और फुलटॉस का आनंद हमारे बॉलिंग जब देखोगे, जब 50 ओवर फेंकेंगे ना तब लगेगा कि जी एक्चुअल बैट्समैन एकदम तैयार कर दिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो गए। अब इसमें केवल था सर्वाधिक, तो सर्वाधिक देखना तो समझना कि पत्थर का सबसे ज्यादा होगा, चाहे वो पाषाण काल हो, चाहे वो हमारा हड़प्पा हो, चाहे वो ऋग्वैदिक हो। ये सिंपल सिस्टम था। अगला नंबर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम बोलिए ऑप्शन में ईंट, तो ईंट मिट्टी रहेगा तो हो जाएगा।
मिट्टी ना, ईंट नहीं, मिट्टी का रहेगा तो मिट्टी का ईंट वगैरह तो, लेकिन ईंट सामान नहीं, भवन निर्माण में चला जाएगा ना, वो सामान का पार्ट नहीं आएगा। जैसे मूर्ति, बाकी चीज, इतना पत्थर मिला ना कि उसको लिखे भी हम लोग नहीं कि पत्थर के कहा मिला। कांसा मिला तो लिख दिए कि लिखो कांसे की नर्त की, क्यों, एक आगो मिला। बात समझ ना, पत्थर सब मिल रहा था, काहे के लिए लिखेंगे, वो इतिहास नहीं था, इसलिए वो आप पत्थर को नहीं सुन पा रहे थे। जल्दी बोलिए, किस स्थान से ऊंट के हड्डी मिला? घोड़ा बहुत पढ़ा है, घोड़ा तो तुम लोग बहुत पढ़ा है, ऊंट के हड्डी, कस के बोलो, कालीबंगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, कालीबंगा, बहुत सुंदर। ऊंट की हड्डी, मोहनजोदड़ो कर रहा है, लेकिन इसमें कालीबंगा सही है। हर बार प्रैंक ही नहीं करते हैं। ऊंट की हड्डी, कालीबंगा, बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सब बच्चे सही करेगा। देखो जरा प्रश्न को जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है? कौन सा एक कथन हड़प्पा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? देखो इस लेवल के अगर तुम अचीवमेंट पे हो तो मुझे खुशी होगी कि तुमसे प्रश्न नहीं छूटेगा। कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? चॉइस ए, दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। चॉइस बी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही पहली बार परिवहन के लिए पहिए का प्रयोग किया। इसके पहले कोई सभ्यता चक्का का प्रयोग नहीं कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नील नदी के लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध बनाए थे। हड़प्पा में निर्मित वस्तु दक्षिण तुर्कमेनिस्तान में पाई गई। आपको सोचना है। तो पहले तो ये बताओ, तुर्कमेनिस्तान में है कि नहीं? है। जितने भी उधर मेनिस्तान वाला देख रहे हो, तान वाला, चाहे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सब में हड़प्पा के समान मिला। खाली तुर्कमेनिस्तान छोड़ दो, जौन में तान तान मारेगा सब में मिला है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही है, इसलिए इसको नहीं मारेंगे। दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता है, ये भी सही है। दक्षिण एशिया लगा दिया तो दक्षिण एशिया का मतलब नीचे मेसोपोटामिया छांट दिया, तो इसीलिए ये भी सही है। अब हड़प्पा के लोग नील नदी घाटी के साथ घनिष्ठ व्यापार थे, सही है। नील नदी घाटी माने हो गया मिस्र, तो क्या मिस्र से बिजनेस था इनका? नहीं, घनिष्ठ व्यापार मेसोपोटामिया से था। मेसोपोटामिया से घनिष्ठ बिजनेस है, मिस्र से नहीं, और इसीलिए सही आंसर सी गलत है। अब चक्का वाला रहा तो उससे ज्यादा गलत ही लग रहा है, इसलिए चक्का पढ़ना ही बंद किए हो। आपको देखो देगा जो लगभग पे रहता है, सबसे जो मेन गलत है आपको सीधा वो चुनना रहता, तो इसीलिए सही आंसर यहाँ से है। अगले क्वेश्चन, अब यहाँ से हम लोग का 9 प्रश्न हो गया। जो बच्चे 5 सही कर लिया था वो ऑन ट्रैक। धीरे धीरे हमारा टेस्ट का एक थर्मामीटर होगा, 50% सही कर रहे तो मतलब आप ठीक ठाक हो। जब हम अपने खुद से क्वेश्चन बनाएंगे तब पीवाईक्यू में 100% होना चाहिए। पीवाईक्यू में तुमसे गलत हो रहा है तो फिर ढंग का नहीं। अब सुन लीजिए, आज का क्लास अब मेन एनर्जी के साथ होगा। हड़प्पा पिछले दिन गया, आज ऋग वैदिक खत्म, अगला दिन उत्तर वैदिक, 7 दिन में एंशिएंट हम खत्म कर दें। अब तब एंशिएंट का 2 टेस्ट मरवाए। जो लड़का पहले से पढ़ा हुआ है उसके लिए इससे बढ़िया कोई बैच ही नहीं, सुपर फास्ट बैच। और आवश्यकता भी इसी तरह का है, पैसेंजर में चढ़ोगे सिलेबस नहीं खत्म होगा। बात समझ लीजिए, चूंकि आपके इतने टाइम ऑफ ड्यूरेशन नहीं रहेंगे। अभी ना लगेगा एकदम हड़प्पा लिखो रे ये वाला आया है, फलना आया है, अभी बड़ी खुशी लगेगा, बाद में गालियां दोगे। कारण इतना पढ़ना है कि टाइम ऑफ ड्यूरेशन है कहां तुम्हारे पास, और जहां पे एनर्जी चाहिए उसको मेन कस के बढ़िया से देना है। तो चलिए आज हम लोग कहां पे शुरू कर रहे हैं? ऋग्वैदिक। सुन लो, पूरा ऋग्वैदिक आज पढ़ा दे रहे हैं, और तब ऋग्वैदिक से फिर ऐसे ही कल ब्रेन वॉश करेंगे, तो देख लेंगे आपका बुद्धि कहां धर रहा। फिर एक दिन में उत्तर वैदिक पूरा गायब करेंगे, फिर उत्तर वैदिक से भी देंगे, इसी तरह का। बस उतना करते जाओगे, कंप्लीट सेक्शन होते चला जाएगा तेजी में। पीडीएफ के लिए क्या पीडीएफ अपलोड हुआ है टेलीग्राम पे? नहीं, आज लोड कर देंगे। पीडीएफ के लिए विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर, इस टेलीग्राम पे आप उसमें जुड़ जाओगे। आज इसका हड़प्पा का पूरा पीडीएफ अपलोड कर देंगे, उसको एक नजर देख लोगे फास्ट में तो अच्छा हो जाएगा। हर लेसन का पीडीएफ दे देंगे, उसको एक बार पढ़ोगे और क्वेश्चन हमारे साथ चलोगे। इसमें दूसरा है 8294422949, इस पे व्हाट्सएप पे भी लिंक लिख के भेजोगे तो आपको लिंक चला जाएगा, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो। अब इसमें ध्यान दीजिए, पीडीएफ के लिए देखो यहाँ लिखा हुआ भी था, सेम सिस्टम आपका यहाँ पे बता दिए।
अब ऋग्वैदिक काल शुरू कर लें, चूंकि हम चाहते हैं कि फिर बाद में बीच में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए शुरुआत में कर लिए। अब सफर शुरू हो रहा नए लेसन का, एकदम फास्ट एनर्जी, दिमाग एक जगह ले आओ। सुनिए अब ठीक से। ऋग्वैदिक काल में वेद से ऋग्वैदिक बना है और वेद विद धातु से बना है। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर धातु क्या होता है, ये केमिस्ट्री वाला धातु अधातु है क्या? नहीं, इस संस्कृत के जैसे हिंदी में क्रिया होता है, संस्कृत में धातु होता है। क्रिया मीन्स कार्य, तो हम लोग हिंदी में क्रिया, संस्कृत में धातु। तो हम लोग वेद को संस्कृत के धातु शब्द विद से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। जान के देखो, कई बार क्वेश्चन कितना स्पिन करता है। देखो कैसे स्पिन कर दिए। लड़के सब मोहनजोदड़ो खूब पढ़े हुए, ये भी पढ़े रहता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला होता है। तुमको हल्का स्पिन टर्निंग देगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो शब्द है, चॉइस है, अरबी शब्द है, फारसी शब्द, हिंदी शब्द, सिंधी शब्द। अब हिंदी, सिंधी, अरबी, फारसी। अब देखो जान के सेटर ने गेम खेला कि बच्चों के दिमाग से थोड़ा एंजॉय करते हैं। अब तुमको क्या है, क्वेश्चन में हमने पहले भी बताया है कि केवल बुक बेस्ड क्वेश्चन से रिजल्ट नहीं होगा। तुम्हारे पास स्वयं का बुद्धि विवेक होना चाहिए, जिसमें क्वेश्चन देख के मुस्कुराओ, और सेटर को ऐसा क्वेश्चन जब सेट करे तो धन्यवाद दो कि जियो क्या ब्रेन लगाया था। लेकिन हम भी ब्रेन कम नहीं रखे, लगाएंगे। दोनों तरफ से चलना चाहिए। उधर से वो तीर छोड़े तो तुम्हारी तीर भी चलनी चाहिए। ये नहीं कि वो हर बार छोड़े और तुम नहीं कवच योद्धा की तरह घायल होके चला कि सर मारा ऐसा क्वेश्चन की घायल हो गए, न लड़ा। अब बताओ, मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला है, कैसा शब्द? सिंधी। क्या लग रहा है रे? वेरी गुड। कई लड़के फारसी, अरबी में बहुत बच्चे चल रहा है। कितने बच्चों को सिंधी कितने को लग रहा है? बहुत बच्चा सिंधी में है। हिंदी कितने को लग रहा है? हाँ, कई लड़का वो भी रहता है हिंदी वाला। तो हिंदी अभी है ही नहीं, प्राचीन काल में हिंदी नहीं है। कितने लोग को अरबी लग रहा है? अरबी लग रहा है, वेरी गुड। और फारसी कितने को लग रहा है? फारसी वाले भी। अच्छा ये बताओ, मोहनजोदड़ो था कहां? सिंध प्रांत में। आम का कुचा खा रहा था, जब सिंध प्रांत में है तो सिंधी भाषा। ये देखो सेटर ने एंजॉय किया। सुनो, पहले तुमको सोचना कैसे है ना, ये समझो। सेटर ने एंजॉय क्या किया? सेटर जानता था कि बच्चे मोहनजोदड़ो पढ़ा, अब वो जान रहा है कि सिंध प्रांत में है, तो आराम से एक गेम खेला कि देखे इसको सिंध प्रांत मालूम है कि नहीं। उसको सिंधी पूछ के चेक कर लिए। अब लड़के सिंधी नहीं होगा और आंसर सिंधी था। तो अब बहुत ही बढ़िया, देखो ये स्पिन था। तो खैर बीच बीच में हमारी कार्य ही मुख्य है कि आपके दिमाग बढ़े। अब देखिए जरा फास्ट चलते जाएं। आर्य कहां से आए थे, इस पे कई लोग कहे कि आर्य, अब कौन कहां के हैं ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा उनके भगवान से। पूजा किसको करता है, सुनते जाएंगे अभी। तो आर्य कहां के हैं ये पता चलेगा उनके भगवान कौन। तो इनके भगवान कौन है? अग्नि, इंद्र, ये सब भगवान। तो लोगों ने कहा कि समझ गए, जब भगवान इनके अग्नि है तो ये पक्का है कि ठंडे प्रदेश के लोग होंगे, क्योंकि ठंडा में आग भगवान लगते। अब जिसका कूलर देवता है तो ये गारंटी है कि वो ठंडा क्षेत्र का आदमी नहीं है। अब जो अपने कॉपी में लिख रहा है कूलर देव की जय, कूलर महाराज की जय, क्यों जी? तो कहेंगे कि वो समझ रहे हैं गर्म क्षेत्र का आदमी है, इसलिए कूलर इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठंडा क्षेत्र के लोग कोई कूलर देवता की जय करेगा? नहीं करे। अब इसी कारण से देखो, कई लड़का ये नहीं समझ पाता कि सर ये तिब्बत और उत्तरी ध्रुव क्यों भेज रहे हैं। ये लोग अपना ब्रेन लगा रहे। इन लोगों ने कहा कि आर्य ने अपने ऋग्वेद में लिखा कि मेरे यहाँ 6 महीना दिन 6 महीना रात है। अपना किसी श्लोक का अर्थ लगाए और कहे दयानंद सरस्वती ने कि ये तिब्बत में ठंड पड़ता है, अग्नि वहीं का देवता होगा। ये बाल गंगाधर तिलक कहे कि 6 महीना दिन रात लिख रहा था, उत्तरी ध्रुव से आया होगा। अलग अलग सबका टावर चल रहा। मेन व्यक्ति रहे मैक्स मुलर। अब देखो, इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझाए हैं कि कई लोगों के विचार अलग अलग होंगे, लेकिन ज्यादा इतिहासकार जिसके पक्ष में होंगे हम लोग को उनके साथ रहना।
अब आर्य कहां से आए थे, तो टाइट नहीं होना कि एकदम मध्य एशिया के, ज्यादा इतिहासकार इसको मान रहे हैं, बाकी इन लोगों का अलग अलग विचार है। मैक्स मुलर ने कहा कि ये मध्य एशिया ईरान से आए थे, यानी भारत में जो लोग हैं उनके पूर्वज ईरानी हैं, ईरान से लोग आए। लोगों ने पूछा कि ये तो कह रहे हैं अग्नि देवता प्रमाण दे रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि ईरान से। मैक्स मुलर जर्मन के इतिहासकार है, और जर्मनी के इतिहासकार ने भारत पर रिसर्च किया, तो गोतियारो जोड़ रहे हैं कि सब हम लोग मिलने जुलने हैं। इधर से देखिए एकदम सिस्टमैटिक रहा है। और मैक्स मुलर ने कहा कि देखिए ईरान में 2 अभिलेख, एक अभिलेख है कस्सी अभिलेख, जिसमें लिखा हुआ है कि इनकी शाखा पूरब की ओर गई, पूरब की ओर शाखा गई, कस्सी में लिखा है। और दूसरा इन्होंने कहा कि बागोज कोई अभिलेख ईरान में, उसमें पढ़िए लिखा है कि इनके देवता इंद्र और अग्नि हैं। अब देखिए ईरान के लोगों के देवता इंद्र और अग्नि हैं, और आर्यों के भी देवता इंद्र और अग्नि हैं। कोई कहीं चला जाए देवता चेंज नहीं करते। तुम बीपीएससी पास हो जाओ, यूपीएससी कर लो, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, लेकिन वहां गणेश जी को थोड़ा रखिए दो। लंदन भी चला गया, एकदम हाई फाई हो गया, लेकिन मालूम चलेगा कि एकदम नहा धोवा के वो अगरबत्ती मारने का आदत नहीं जा रहा है जल्दी, और वहां देखेगा शंकर जी की जय, भले छिपा के कोने में रखे लेकिन रख लेगा कि हमारे भगवान यही है। तो अब कोई अमेरिका में उत्खनन करेगा और उसके रूम में से शंकर जी निकलेंगे, तो कहेगा नोट करो ये भारत से आया है। कैसे? भारत में सेम भगवान पाए जाते हैं। देखो भगवान से पकड़ा रहे। और इंद्र और अग्नि बागोज कोई अभिलेख में उल्लेख था। इन्होंने जब अभिलेखीय प्रमाण दिया तो लोगों ने कहा कि और कोई प्रमाण, तो इन्होंने कहा कि 2 ही प्रमाण होते हैं, अभिलेख और साहित्य। साहित्य में भी देख लीजिए, आर्यों का मेन ग्रंथ ऋग्वेद है और ईरानियों का मेन ग्रंथ अवेस्ता है, और जिंद अवेस्ता हूबहू ऋग्वेद के समान है। उसमें भी मंडल है, उसमें भी सूक्त है, और ऋग्वेद की समानता अवेस्ता से सिद्ध करता है कि लोग यहीं से थे। तो देखिए जब इन्होंने अवेस्ता और इन्होंने जब बागोज कोई की बात किया मैक्स मुलर, तो सभी ने कहा कि गुड, एकदम सही, हमें मान लिए कि आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं। ज्यादा इतिहासकार पक्ष में आए और लोगों ने कहा कि एकदम सही है। बीच में हिंदू कुश पर्वत जब ये पार कर रहे थे तो यहाँ एक दर्रा है, खैबर दर्रा, और इसीलिए क्वेश्चन आएगा आर्य किस पर्वत को पार करके भारत आए। पर्वत बोलेगा तो हिंदू कुश मारना, और किस दर्रे को पार किए तो खैबर दर्रा को पार किए और भारत में आए। इन्हीं क्षेत्रों में आर्यों ने अपना निवास स्थान बनाया, जो लगभग हड़प्पाई क्षेत्र ही रहे। थोड़ा हड़प्पा से अलग एरिया इनका रहा है। अब ये खैबर दर्रा भी आप लोगों ने समझ लिया। तेजी में अब सुनते जाएं। आर्यों का सबसे मेन ग्रंथ ऋग्वेद था। ऋग्वेद के बाद तेजी में सबसे प्राचीनतम किताब है, इस संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। इसमें ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले पुरोहित हैं उनको होत्री या होता कहते। होता कहेगा तो ऋग्वेद के पुरोहित। अब बताओ ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। इंपॉर्टेंट जो मंडल है एक नजर हम लोग को सुन लेना है, ध्यान दीजिए। पहला मंडल और 10वां मंडल ये सबसे बड़ा है। पहला और 10वां मंडल में 191 सूक्त है। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा मंडल कौन है, पहला और 10वां, दोनों मंडल में समान सूक्त है, तो इतिहासकारों ने कहा कि ये बाद में जोड़ा गया है। और जिस चीज को बाद में हम लोग जोड़ते हैं उसको छेपक कहते हैं। कभी भी चॉइस में आएगा कौन सा मंडल छेपक है, तो समझना है कि बाद में जोड़ा गया है। तो पहला और 10वां दोनों छेपक है और वो सबसे बड़ा। दूसरी बात, बाद में जोड़ा गया तो ये किसी ऋषियों के नाम से नहीं संबंधित। कई ऋषि इसको लिखे हैं, बाकी दूसरा से 9वां एक पार्टिकुलर ऋषि लिखे, उन्हीं के नाम से आगे गोत्र शुरू होगा। इसीलिए दूसरा मंडल से 9वां मंडल को गोत्र मंडल कहते हैं। क्वेश्चन देगा कौन गोत्र मंडल नहीं है, तो पहला और 10वां गोत्र मंडल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसे ऋषि नहीं है जिनके नाम से गोत्र चले। बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम लोग समझें सबसे छोटा मंडल कौन है, तो दूसरा मंडल सबसे छोटा है, केवल 43 सूक्त। बड़ा और छोटा हम लोग को क्लियर हो गया। अब जो जो याद करना है, तीसरा, चौथा, 7वां, 9वां और 10वां, ये आपको एकदम ओठस्थ चाहिए।
तेजी में सुनेगा। जब हम कहें थ्री तो कहना कि गायत्री, त्री मने थ्री, त्री मने थ्री। जब परीक्षा में देगा गायत्री, कहना त्री, त्री मने थ्री, तीसरा मंडल से लिया। और गायत्री मंत्र की रचना कौन किए? विश्वामित्र, इसीलिए तीसरे मंडल के रचयिता ही विश्वामित्र। बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का उल्लेख। जब हम कृषि लिखेंगे तो कहना कि सर ये अपने लिख रहा है चौथा, चौथा कृषि, इसीलिए कृषि संबंधी कार्यों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? चौथे मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट, सातवां मंडल इंपॉर्टेंट है, इसी में मृत्युंजय मंत्र लिया गया। कई लड़के केवल गायत्री मंत्र तक है और मृत्युंजय मंत्र पूछ देता है तो बेचारे वो मृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगेंगे। यद्यपि इस समय शंकर भगवान नहीं है, ऋग्वेद में शंकर नहीं है। जब शंकर आएंगे तो इसका नाम महामृत्युंजय हो जाएगा। महामृत्युंजय अभी नहीं है, ये ध्यान रखना। मृत्युंजय मंत्र कहां से लिया गया? सातवां मंडल। इसके रचयिता कौन है? वशिष्ठ। और इसी में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन। जब हम युद्ध की बात करें, कहना युद्ध बड़ा सताने वाला चीज है, सातवां मंडल। नौवां मंडल में एक विशेष प्रकार के पेय पदार्थ का उल्लेख है जिसको सोम मंडल के नाम से जानते हैं, और इसीलिए नौवां मंडल का नाम हमारा क्या होगा? सोम मंडल। 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मंडल में ही चिकित्सा के सिस्टम का उल्लेख है और इसीलिए इसमें चिकित्सीय सूक्त कहा है? 10वां मंडल। देखो कई लड़के केवल शूद्र शब्द वाला पढ़ता है, ऋग्वेद से ही तुमको मालूम चलेगा उपवेद बनता है, जिस उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद, और वो चिकित्सा से संबंधित है जिसकी रचना धन्वंतरी ने किया। तो आखिर चिकित्सा की बात कहां है? 10वां मंडल। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। 10वां मंडल में चिकित्सीय सूक्त है जिसमें चिकित्सा की उल्लेख है, उसी से धन्वंतरी ने उपवेद का निर्माण किया। अब यहां पे 10वां मंडल एक के लिए और फिक्स्ड है। 191 सूक्त में इसका एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में पहली बार वैश्य और पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख है। दोनों शब्द एक एक बार ही ऋग्वेद में आए। शूद्र भी आपसे कई लड़का रटे रहता है, शूद्र तो 10वां मंडल। अब पूछेगा वैश्य तो कहेगा जरूर दूसरा होगा, वो भी 10 में है। तो आपको ध्यान रखना है, शूद्र और वैश्य शब्द पहली बार 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आता है, और इसके पहले इस शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। यानी 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों ऋग्वैदिक काल में थे। तो अब हम लोग ये मंडल को लास्ट बार आपको दिमाग में बैठा है। जब हम कहें गायत्री तो तिरी मने थ्री, कृषि तो कहना सी में चौथा। जब हम कहें 10 राजाओं का युद्ध तो कहना युद्ध माने सताने वाला चीज है, 7वां। सोम मंडल 9वां, सोम मंडल कहवा है? 9वां। जब हम कहें इसमें इंपॉर्टेंट पुरुष सूक्त 10वां। जब हम कहें चिकित्सीय सूक्त 10वां, दोनों 10वां है। तो ये तो लाइन एकदम क्लियर है सबका। मृत्युंजय मंत्र 7वां। इसमें क्या है? देखो सूक्त बाद में जोड़ा गया जिसको बालखिल्य सूक्त कहते हैं, और इसीलिए अभी जो तुम पढ़ा ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। तो ये गंभीर परीक्षा के लिए लड़के रटे रहते हैं 1028, लेकिन 1028 ओरिजिनल वेद में नहीं, इसमें 11 बाद में 8वां मंडल में जोड़ा गया जिसको बालखिल्य सूक्त कहते। इसीलिए अगर क्वेश्चन दे देगा मूल रूप से ऋग्वेद में कितने सूक्त थे तो 11 घट जाएगा, और इसीलिए 1017 ही सही आंसर हो। तो कई पुस्तकों में तुमको मिल सकता है कि सूक्त की संख्या 1017 है, तो तुम वहां छटपटाने मत लगना कि 1017 28 पढ़े थे, तो और ओरिजिनल 17 ही है, लेकिन ये बाद में जोड़ा गया है बालखिल्य सूक्त 11, और किस मंडल में जोड़ दिया गया? 8वां। तो इसीलिए इसको हमने यहां पर रखा कि चर्चा में हम लोग इसको सुन लेंगे। जल्दी बताओ, उपवेद की बात चले। ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद, रचनाकार धन्वंतरी, चिकित्साई सूत्र कैमा मंडल है? 10वां मंडल। वेरी गुड। नेक्स्ट ध्यान से सुनते जाएंगे, नदी की बात तेजी में एकदम सुनते जाओ। ऋग्वेद में सप्त सैंधा प्रदेश का उल्लेख है और वहीं बसे हैं, मुख्य रूप से गंगा घाटी से आगे नहीं बढ़े हैं, और इसीलिए सबसे अधिक बार ऋग्वेद में सिंधु नदी आते हैं।
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया? तो आपको नदीतमा, नदीतमा का मतलब है नदियों में उत्तम, सरस्वती को कहा गया है। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। नदीतमा किसे कहा गया? सरस्वती। गंगा ऋग्वेद में कितने बार है? 1 बार। और यमुना 3 बार। यानी ऋग्वेदिक काल में लोग बिहार तरफ नहीं, गंगा का सिर्फ 1 बार उल्लेख करना ये इशारा है कि परिचित है लेकिन उस क्षेत्र में निवास स्थान नहीं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अभी का नाम ऋग्वैदिक नाम झेलम। तो झेलम का नाम क्या है? वितस्ता। झेलम का मतलब वितस्ता। अब ध्यान दीजिए, चिनाब अस्किनी, चिनाब का नाम अस्किनी। रावी परुष्णे, रावी परुष्णे। व्यास विपासा। अभी तय है व्यास नहीं पूछेगा क्योंकि जानता है विपाशा बोलेंगे तो व्यास आ जाएगा, इसमें सिंधु उंधु जान के नहीं लिखे, दिन काटने वाला काम इस बैच में नहीं, इस बैच में सीधे टू द पॉइंट बात चल रहा है। सुनो अब ध्यान से, जो लड़के को नहीं याद है वो लास्ट ध्यान दो। जब हम कहें चुनाव तो कहना कि सर चुनाव में अगर खड़ा हो जाएगा तो आदमी धूपा रहे चाहे जे रहे, इतना निकलेगा कि बेचारा के स्किन तक जल जाता है। तो इसीलिए जब चुनाव बोलेंगे तो कहना कि स्किनी, स्किने जल गए। अस्किनी तो कहना कि चुनाव में क्या खड़ा हुए थे, स्किन जल गए। तो अगला क्या कह रहा है? सत्ता खाली मिल जाए, कितनों होगा सब झेल लेंगे। बात समझ लो। तो आदमी झेल लेता है किस लिए? सत्ता पाने के लिए। तो सत्ता जब कहेगा वित्तस्ता, कहना सत्ता, तो ये झेल लेंगे, झेलम। अस्किनी कहना स्किन जल गया, चुनाव में खड़ा है, चुनाव। और कहना राम कहा पुरुष होके और रोता है। बात समझिए, जब कहेगा परुषनी, कहना पुरुष होके और रोता है, तुम रावी। तो ये तो हम समझते हैं परमानेंट दिमाग में सबका सेट है। नेक्स्ट अगले स्टेप पे चले, हम लोग कोशिश करेंगे सारे इंपॉर्टेंट चीज याद करते चले, मेन इंपॉर्टेंट है याद करवा देना आपको। अब सुन लीजिए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, किसी भी लेसन के 4 पहलू पढ़ना है पूरे एंशिएंट। चारों बात अगर दिमाग में आ गया तो आप टेस्ट के लिए तैयार हो गए, आम पक गया और बस फिर हमको खाली खाना है। जब देखेंगे कि हाँ एकदम ठीक कर रहा है तो अगला थोड़ा सा ठीक करेंगे, बस उसके अनुसार से आपके माइंड में वाइब्रेशन जो आ रहा है ना वो रिजल्ट निकलवाएगा। ये भी नहीं कह रहा है कि हम क्वेश्चन जो दे रहे हैं वही आएगा। इन प्रश्नों के माध्यम से आपके पास बैटिंग कैसे उठाना है वो स्किल डेवलप करना उद्देश्य, VVI लड़वाने का उद्देश्य नहीं रहता। उद्देश्य सिर्फ है कि आपके माइंड में एक ब्रेक आ जाए, डिस्क ब्रेक डेवलप करे, सोचने आ जाए। फिर जहां ध्यान ज्यादा से ज्यादा लगाओगे तो कई नए प्रश्न में भी मुस्कुरा उठोगे कि हाँ टावर काम किया, ये हो। और इस सोचने की शक्ति बच्चों के अंदर ज्यादातर अपना डेड कर लेता है रटने के फेर में। ज्यादा बच्चा सोचता है कि सोचना उचना बंद करो यार, यही कितबा से आएगा तो एकरा पहाड़े टांग ले बजरंगबली जैसे। नहीं होना, पहाड़ टांगने से उसमें कौन जड़ी बूटी खाएगा वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि पूरे जीवन को बढ़िया से सुनेगा। राजनीतिक जीवन में देखो इस समय राजा का कोई विशेष महत्व नहीं है, कारण राजा के पास नियमित सेना नहीं है और न नियमित कर प्रणाली है। इस समय बलि नामक टैक्स की चर्चा मिलती है, लेकिन वह टैक्स कैसा है? स्वैच्छिक है। आगे धीरे धीरे राजा को षडभांगी कहा जाएगा। षडभांगी का मतलब होता है राजा छठा हिस्सा का 1/6 का मालिक होता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वैदिक ग्रंथों के अनुसार राजा को टैक्स लेना चाहिए कितना? षडभांगी। षडभांगी माने 6 में 1 भाग। और इसीलिए षडभांगी भी आप समझ गए। इस समय कोई नियमित कर नहीं है, इस समय कोई नियमित अधिकारी नहीं है। उत्तर वैदिक पढ़ेंगे तो रत्निन 12 अधिकारियों का उल्लेख है, लेकिन इस समय अधिकारी कौन है? पुरोहित जी। कोई राजा रहेगा तो हर राजा के एगो पंडित जी पुरोहित जी है, और पुरोहित जी आएंगे तो राजा एकदम खड़ा हो जाएगा, उनका चरण धोवेगा, मुख्य सलाहकार है बैठाएगा, जो पुरोहित कहेंगे वही करना। इन्हीं के रथ चलाने वाला सूत है। लड़ाई उड़ाई होगा तो जो सेना का कमांडिंग कर रहा है वो सेनानी है। सेना नहीं है नियमित, लेकिन लड़ाई होते थे। सर ये कैसे हो जाएगा? सेना नहीं है तो लड़ाई कैसे हो? तुम्हारे गांव में कोई सेना बहाल है? नहीं। मजाल है दूसरा गांव वाला कोई तुम्हारे पॉल में से टोका लेके चला जाए तो देख लोगे कि सेना कैसे तैयार होता है। तुम्हारे गांव के ट्रांसफार्मर में दूसरे गांव का 20 आदमी आ जाके लाइन यहीं से खींचाएगा
तो देखना पूरे गांव निकल के लड़ाई के लिए तैयार हो गया, मारो मारो। तुम पूछा कि सेना बहाल है, तो नहीं, कोई नियमित सेना नहीं है। युद्ध कैसे हो गया? वैसे ही ऋग्वैदिक में होता था। अब तो टावर धर लिया ना कैसे होता था। अब इंपॉर्टेंट चीज समझे, उसी युद्ध में एक भयंकर लड़ाई है 10 राजाओं का युद्ध। ऋग्वेद के किस मंडल में? 7वें मंडल। इस 10 राजाओं के युद्ध में इंपॉर्टेंट है एक भरत कबीला। कई कबीलाई समाज थे ऋग्वैदिक काल में, और ये भरत कबीला के राजा थे सुदास, और सुदास के पुरोहित पद पर थे विश्वामित्र। विश्वामित्र बहुत विद्वान थे ऋषि, गायत्री मंत्र की रचना किए थे, लेकिन बहुत पिनकाहा थे, नाक पर गुस्सा एकदम फाय फाय करते थे। तो सुदास को लगा थोड़ा भी उठने में गलती और पैर धोने में गलती तो एकदम गुस्सा जाते थे। तो ये कहा राजा हम हैं तो इतना फाय फाय काहे करते हैं, इसीलिए हम पुरोहित चेंज कर देते हैं। राम के जो गुरु थे वशिष्ठ, ये बड़ा शांत पुरोहित थे, तो इन्होंने बिना इनको बताए कहा कि हमारे पुरोहित अब वशिष्ठ रहेंगे, इनको हटाओ, बड़ा फाय फाय करते हैं। विश्वामित्र को हटा दी। जैसे ही हटाए, विश्वामित्र कहे अरे हटा दिया तुम, ठहरो हम सब चेला को जुटाते हैं। 10 चेला को जुटाए। विश्वामित्र सबको कहे कि चलो ऑर्डर दे रहे हैं, पहले सुदास को सही करो। और इसीलिए 10 राजाओं के युद्ध के नाम से जाना गया, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य थे। कौन कौन थे? वो सब बीपीएससी लेवल की चीज हो गई। अब ये परुसनी रावी नदी के किनारे ये लड़ाई 10 राजाओं का युद्ध हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे हुआ? परुसनी। किसको हटाने के कारण हुआ? विश्वामित्र। किसने हटाया? सुदास। किसको बनाया? वशिष्ठ। किस कबीले से था? भरत। और 10 राजाओं को अकेले सुदास हरा दिया, और इसीलिए सुदास का नाम फेमस हो गया, और इसका भरत कबीला इतना फेमस हो गया कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कई नालायक को अभी तक लगता है कि राम लक्ष्मण भारत, शत्रुघ्न से भारत, तो वो कभी मत समझना, भरत कबीला से हमारे देश का नाम भारत। तो ये बात आपको सुदास के साथ 10 राजाओं का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट यहां था। प्रशासन की इकाई बहुत अच्छा सेक्शन है। तो ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल है। आप लोग कई बार सुनते होंगे कौन कुल के है? खानदान। आज प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव है। गांव से नीचे सरकार बहाली नहीं करती, मुखिया गांव। कभी सुने हो कि खानदान वाइज आदमी चुनाएगा? ऋग्वैदिक काल में खानदान वाइज चुनाता था। संयुक्त परिवार थे, पूरे कबीला थे, उसका एक हेड हो गए, तो एक कुल सबसे छोटी इकाई थी। कुल 20 ग्राम। सबसे बड़ी इकाई कौन है? जन। जन का प्रयोग 275 बार है। राजा स्वयं को जनस्य गोप कहता था, जन का प्रधान। पूछेगा कि बताओ ऋग्वेद में जनपद शब्द कितने बार आए? तो एक भी बार नहीं। फॉर्म में मत आ जाना, जन अंतिम, जनपद अगले लेसन में आएगा, और महाजनपद उसके अगले लेसन में आएगा। जिस समय जनपद महाजनपद हो जाएगा, उस समय प्रशासन की इकाई कुल खत्म होकर गांव सेट हो जाएगा। 2 लेसन में, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल है। ऋग्वैदिक में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जन है। उत्तर वैदिक में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जनपद है। महाजनपद में महाजनपद हो जाएगा। तो ये बिल्कुल दिमाग में सेट चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संस्था। राजा पे अंकुश लगाने के लिए कुछ संस्थाएं भी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? विदत। विदत एक धार्मिक रूप से सबसे प्राचीनतम संस्था थी। एक अच्छा क्वेश्चन है। 2 और संस्था थी, सभा और समिति। सभा और समिति को अगले लेसन में प्रजापति के 2 पुत्री कहा जाएगा, और अगले लेसन में विदत समाप्त हो जाएगा। यानी जब उत्तर वैदिक आएगा तो विदत खत्म हो जाएगा, और सभा और समिति एक प्रजापति के 2 पुत्री कहलाएंगे। अगले सेक्शन में पूछेगा प्रजापति के 2 बेटी कौन कौन थी? तो सभा समिति। कई लोग लड़की का नाम सोचते रहता है, बात समझ लो। कहेगा वैदिक साहित्य के अनुसार से ब्रह्मा की 2 पुत्री थी, चॉइस ए, लक्ष्मी और सरस्वती। बी, सभा और समिति। लड़के सभा समिति कभी नहीं मारेगा कि ब्रह्मा के बेटी, तो यही सब कोई होंगे। अब कई लड़के पत्नी को भी उधर पुत्री बना के सोचना शुरू कर देंगे यहां, जबकि वैदिक ग्रंथों के अनुसार से प्रजापति के 2 पुत्री सभा और समिति थे। विदत सबसे प्राचीनतम है, ये दिमाग में आपका सेट चाहिए।
आर्थिक जीवन, खूब बढ़िया से सुनो। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि। तो ये अगर सोच रहे हो तो भारी नालायक हो, पशुपालन करना। हम वही देख रहे थे सुर में ताल मिलाता है कि नहीं, कभी नहीं सोचना। ऋग्वैदिक काल जो वैदिक काल चल रहा है, इस समय अभी कृषि महत्व नहीं है, घुमंतु जीवन जी रहे हैं और इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पशुपालन। इस समय प्रमुख पशु कौन है? तो गाय। क्या इनके पालतू घोड़ा है? हाँ या ना? नहीं। तो महानालायक हो, एकदम है। हड़प्पा में घोड़ा नहीं है। सुन लो, कई लड़का एक बार हड़प्पा में कौवा उड़ पढ़ता है तो भैंस उड़ करने लगता है। हड़प्पा में घोड़ा नहीं है, बाकी घोड़ा खूब है। ये लोग घोड़ा पर ही बैठ के आया, इसीलिए आर्य घोड़ा पर बैठने वाले लोग हैं। तो क्या घोड़ा पालतू है? तो है। ऋग्वेद में इस काल में कौन पालतू नहीं है? तो हाथी। हाथी उत्तर वैदिक में पालतू होगा और महाजनपद में हाथी ट्रेंड होगा लड़ाई के लिए। बात समझो, धीरे धीरे हाथी के साथ कहानी। ऋग्वैदिक में हाथी पालतू नहीं, उत्तर वैदिक में हाथी पालतू हो। युद्ध में पहली बार हाथी का इस्तेमाल महाजनपद से शुरू हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग देखें, घोड़ा के साथ साथ और पालतू कौन है? अजा, अरी। आपको ऐसे पूछेगा कौन पालतू नहीं थे और दे देगा अजा, अरी, घोड़ा, हाथी। तो कई लड़का अजा अरी के फेर में लग जाएगा। अजा मने बकरी और अरी मने भेड़। सुनेगा ध्यान से, ऋग्वैदिक नाम देगा। ऋग्वैदिक साहित्य के अनुसार अजा बकरी, अरी भेड़। तो ये हम लोग देख लिए आर्थिक जीवन के मेन पार्ट। अब चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछने की संभावना। थोड़ा ध्यान एकदम देते जाइए। जल्दी बताओ, कृषि संबंधी कार्य पशुपालन प्रमुख थे। कृषि गौण थे, होते थे। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का उल्लेख है? चौथा मंडल। ये तो परमानेंट हो। क्या ऋग्वेद में हल का नाम है? है। तो हल के लिए कौन सा नाम? वेरी गुड। हल के लिए लांगल शब्द का प्रयोग है। यही लांगल से धीरे धीरे लांगड़ बोलना शुरू किए हम लोग। हल टेढ़ा होता था ऐसे और ऐसे, तो शब्द आया लांगल। तो कोई आदमी के पैर टेढ़ा हो गया तो लांगल से उसको लांगड़ कह दी। तो अब पूछेगा कभी भी हल के लिए शब्द क्या है? लांगल। अच्छा, उस समय खेती में खाद होता होगा कि नहीं? खाद भी है। क्या था शब्द? वेरी गुड। उस समय बहुत बढ़िया, तुम लोग तो एकदम टनाटन है सब चला। तो इस समय खाद के लिए करीसु शब्द का प्रयोग किया गया। करीसु का मतलब इस समय अब यूरिया डीएपी नहीं समझना, गोबर, गोबर समझो, उसी को जैविक खाद के रूप में करीसु का प्रयोग किया गया। इस समय सबसे प्रमुख फसल कौन है? तो चावल के लिए ब्रीही कह रहे हैं, लेकिन अभी प्रमुख नहीं है। जौ, इसको यव कह रहे हैं। गोधूम, इसको गेहूं कह रहे हैं। कपास वगैरह सब रहेगा, खाली होश में रहना तंबाकू नहीं। इस समय तंबाकू रहेगा तो नहीं मारना। बोलो गन्ना है कि नहीं? है, गन्ना है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, धातु की बात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऋग्वैदिक काल में बोलो लोग सोना से परिचित थे कि नहीं? सोना तो खूब थे, नहीं कर रहा। लोहा नहीं है। ऋग्वेद में चांदी बोलो है, तो नालायक नहीं है। उत्तर वैदिक काल में पहली बार चांदी का उल्लेख है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में चांदी नहीं है। सुन लेगा बड़ा ध्यान से, इसमें पूछेगा चांदी का पहला उल्लेख, तो ऋग्वैदिक नहीं मार देना। धातु के लिए अब थोड़ा सा शब्द समझाएं। धातु के लिए ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अयस, अयस मीन्स धातु। जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो पहली बार जब लोहा का खोज हुआ तो सोचो, उन लोग भी जानते थे कि अयस चमकता है, और लोहा जब मिला तो कहीं सामला है और नाम श्याम अयस दे दी। सामला धातु। तो जब श्याम अयस बोलेंगे तो सारा लोहा है। ये ऋग्वैदिक में नहीं है, उत्तर वैदिक में लोहा के लिए श्याम अयस है। इस समय धातु के लिए अयस। धातु में इस समय सोना भी है, इस समय बाकी अन्य धातु भी है, लेकिन चांदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट,
इस समय शिल्पकार भी कई हैं। सोनार को हिरण्यक कहा गया। सोनार जो सोना के काम करते थे उनको हिरण्यक। इस बार टीचर वाला एग्जाम में दिया, ऋग्वेद में बढ़ई के लिए शब्द है। टीचर वाला एग्जाम में था क्वेश्चन, इस बार के टीचर वाला क्वेश्चन में हमने देखा कि बढ़ई के लिए शब्द क्या थे। तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षक शब्द का प्रयोग है। तक्षक, ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षक शब्द है। तो ये सब शिल्पकारों का शब्द है। चूंकि टीचर वाला में दे चुका है, क्वेश्चन मार्केट में आ गया, इसीलिए तुमसे पूछ सकता है। चूंकि नहीं पूछे रहता तो दरोगा का इतना रेंज नहीं चढ़ेगा, लेकिन चूंकि क्वेश्चन जब कुछ एग्जाम में पूछ देता है, उसी साल के लिए वो कॉमन प्रश्न माना जाता है, तो उसको दे सकता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, मुद्रा की बात करें, ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित मुद्रा नहीं है। वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित है, फिर भी निष्क और शतमान दो तरह के मुद्रा का उल्लेख है। निष्क यहाँ पर स्वर्ण आभूषण है, सोना के गहना जेवर ही मुद्रा है, और शतमान शायद गायों की संख्या रही होगी। ये हमारे इतिहासकारों के बीच विवाद का पहलू है। बहुत इंपॉर्टेंट सामाजिक और धार्मिक सुनने जा रहे हैं, एकदम तेजी में फास्ट सुनोगे और तब तैयार हो जाना। उतना के बाद क्वेश्चन राउंड, तब उतना पढ़ा के तो क्वेश्चन बनना चाहिए ना जी। सब चिट्टा उट्टा भी दिए रहेंगे, पीडीएफ सब पढ़ के आना, तब कल क्वेश्चन चलेगा। तो इसीलिए उतना फिर सही है। 10 को कल पूछेंगे, आज मैक्सिमम चलेंगे, कल 10 पूछेंगे, 10 में 5 सही कर रहा है तो बुद्धि ठीक, 5 भी बना रहा है तो मतलब वो लड़का एकदम रेस पे चल रहा है। बाकी 5 से नीचे है तो थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा बाद। अब जरा ध्यान से सुनोगे। सामाजिक जीवन, समाज पितृसत्तात्मक है। इस समय 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र की उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार है। शूद्र भी एक बार है, वैश्य भी एक बार है। बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ण व्यवस्था इस समय गतिशील है, गतिशील है। इस समय आधार क्या है? कर्म है, कर्म आधारित है। पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं तो ब्राह्मण। देखो कई लोग उंगलियां उठाते हैं कि हिंदू धर्म खराब था शुरू से। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल जहां से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, यहां शूद्र का मतलब धीरे धीरे लोग अलग निकाल दी। यहां हमारी शुरुआत है काम के आधार पर जाती है। पढ़ने लिखने का काम है तो ब्राह्मण हो, तुम अगर रखवाली कर रहे हो, सेना में हो तो क्षत्रिय हो, दुकानदारी खेती कर रहे हो वैश्य हो, और अगर सेवा में लगे हो तो शूद्र हो। और ऋग्वैदिक काल में गतिशीलता है। गतिशीलता का मतलब तुम जब चाहो चेंज करो, ये फैसिलिटी है शुरुआत में हिंदू धर्म का। यानी तुम कौन जात हो तो क्षत्रिय, अरे हम भी तो पर साल वही थे, इस साल से वैश्य हो गए, इस साल से वैश्य हो गए। गतिशीलता इसको कहते, माने पिछले साल सेना में थे, इस साल से खेती में आ गए तो वैश्य हो गए। कन्वर्ट हो सकता है। कौन जात हो? 2 भाई ब्राह्मण, 1 भाई क्षत्रिय, बाबूजी वैश्य। ऋग्वेद के 9वां मंडल में एक व्यक्ति कहता है मैं कवि हूं, मेरे पिता भीषज है, डॉक्टर है, और माता चक्की पीसती है, और सभी साथ रहते हैं। ये एक संकेत है कि एक ही घर में सभी जात के लोग। बताओ ऐसी जात पात में क्या कोई छुआछूत होगा? नहीं, जिसको जो अपनाना है अपना लो। ये स्टार्टिंग है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, जो जहां चाहो मार दो। इसीलिए क्वेश्चन आएगा, ऋग्वैदिक काल में वर्ण आधारित थे, किस पर? कर्म पर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इस समय कोई छुआछूत नहीं है। इस समय महिलाओं की स्थिति सुन लीजिए, सब टॉप पर है। ऐसे ही नहीं मॉडर्न पढ़ाएंगे तो दयानंद सरस्वती कहेंगे वेदों की ओर लौटो। कोई लड़का ही समझता ही नहीं, खाली रट जाएगा वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। अरे कह क्या रहे हूं समझ। वो कहेंगे कि वेद में जो ऋग्वैदिक काल में था, हम लोग वहां लौटो, वहीं से शुरू हुए। और वैसे समाज में कोई छुआछूत नहीं है, कोई जात पात नहीं है, वैसा बनना होगा तुम्हें। और इस समय महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी, महिलाएं पढ़ लिख सकती, सब कोई खराबी सोचना ही नहीं है ना, पर्दा प्रथा कोई खराबी नहीं सोचना। और इसमें विदुषी महिला अपाला, घोषा, अपर्णा, ऋग्वैदिक काल की कई विदुषी महिला है जो वेद तक लिखी, तो इसीलिए विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख अपाला, घोषा का मिलता है। मनोरंजन, जल्दी बोलो, इस समय घोड़दौड़ है कि नहीं है? घोड़दौड़ है कि नहीं है? घोड़ा है इनके पास। रथ दौड़ है कि नहीं है? जुआ का खेल है। बस इसमें सब शामिल हो जाएगा, खाली घोड़दौड़ और रथ दौड़ हड़प्पा में नहीं है, बाकी सब शामिल हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबका? लास्ट फेज हम लोग को समझना है और क्वेश्चन राउंड आ जाएगा। ये फेज है धार्मिक जीवन। तेजी में सुनेंगे अब। ऋग्वैदिक काल में उपासना थे, प्रार्थना थे।
इस समय यज्ञ थे लेकिन कोई कर्मकांड नहीं थे। यज्ञ स्वयं करना है। कर्मकांड का मतलब प्रोसेस को प्रोसेस लंबा करना। तुमको हम पढ़ाना शुरू करने के पहले खड़ा हो, 5 गो गायत्री मंत्र पढ़ो, आंख बंद करो, हाथ जोड़ो, 4 बार प्रणाम करो, 1 बार धरती छुओ, बैठो, बिहार दरोगा शुरू कर। तो कहना कि वो कर्मकांडीय टीचर है। तुमको बीच बीच में पढ़ाना शुरू करें, कहें कि अब प्रश्न उत्तर शुरू होगा, उसके पहले रुक जाओ, सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा जल दो, इस जल को थोड़ा सा लेके ऐसे ऐसे छींटो, मंत्र पढ़ रहे हैं, फिर ऐसे करो, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, अब क्वेश्चन बनाओ। तो कहना कि वाह सर कर्मकांडीय टीचर। डायरेक्ट नहीं करके उस प्रोसेस को कर्मों से जोड़ देना कर्मकांड कहलाता। सिंपल है कि शादी करना है, सिंपल है कि बस सिंदूर देना है, शादी हो गए, बस उस प्रोसेस को कर्मकांडीय लोग रात भर पता नहीं क्या क्या करवाते रहेंगे। खड़ा हो जाइए, इधर परिक्रमा कर लीजिए, 2 बार इधर घूम लीजिए, बाकी लोग को अक्षत दीजिए, सब लोग फेंका फेंकी कर लीजिए, 1 बार फिर खड़ा हो जाइए, वस्त्र बदल के चले आइए, इसको कर्मकांड कहते। तो इस समय ऋग्वैदिक काल में कोई कर्मकांड नहीं है। वेदों की ओर लौटो जो कहेंगे वो कर्मकांड नहीं माने। इस समय यज्ञ है लेकिन क्या बलि है? नहीं, बलि वगैरह नहीं। इस समय केवल प्रार्थना और उपासना स्वयं करना। इस समय बताओ मूर्ति पूजा है कि नहीं? आश्चर्य होगा, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा है कि नहीं? तो नहीं है। ऋग्वैदिक काल में हिंदू धर्म के स्टार्टिंग में मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है। सोच लो, हिंदू धर्म में मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है। जो कहेंगे वेदों की ओर लौटो, सोचो कि वो मूर्ति पूजा के समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि कहेंगे कि हिंदू धर्म में मूर्ति था का? मूर्ति बहुत बाद का चीज, मौर्योत्तर काल से आना शुरू हो। अभी कोई मूर्ति नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। हम लोग ऋग्वैदिक पढ़ेंगे, मंदिर नहीं है। उत्तर वैदिक मंदिर नहीं है। महाजनपद कोई मंदिर नहीं है। मौर्य काल मंदिर नहीं है। मौर्योत्तर आएगा तब शुरू होना शुरू होगा, और गुप्त काल से फिर मंदिर का स्टार्टिंग दशावतार मंदिर से चलेगा। तो देखो अभी कितना लेट तक हिंदू में कोई मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं। तो ये चीज को ध्यान रखना है। इस समय मूर्ति क्यों नहीं है सर? क्योंकि ऋग्वेद कहता है कि जिनसे पूजा है डायरेक्ट उनकी पूजा करो, जिनसे लाभ वही भगवान। हिंदू धर्म का यहीं से शुरुआत है। ऋग्वैदिक काल प्रकृति का देवीकरण है। हिंदू धर्म यहीं से शुरू है, जिससे लाभ वही भगवान। हवा से सांस ले रहे हो, वायु देवता की जय। प्रकाश में पढ़ रहे हो, प्रकाश देवता की जय। पानी से नहा रहे हो, पी रहे हो, जल देवता की जय। साइकिल से भी चल रहे हो तो विश्वकर्मा भगवान की जय, उसको भी अगरबत्ती मारेंगे। पंखा से हवा भी खा रहे हैं तो वो विश्वकर्मा है जय। कॉपी कलम में पढ़ रहे हो, गिर जाएगा तो सरस्वती जी की जय, ओकरो गोड़ लग लेना है। जिससे लाभ कण कण में भगवान। देखो ये भगवान कहाँ है जो समझ में आ रहा है? प्रकृति का दैवीकरण, जिससे लाभ है वहां भगवान है। ये हिंदू धर्म की यही शुरुआत। इस समय तुमको पेड़ से छाया मिल रहा है, वृक्ष देवता की जय। अब तुमको वृक्ष की पूजा करना है तो ये नहीं है कि वृक्ष का एगो फोटो बना के जल चढ़ा दे। ऋग्वैदिक काल कहता है जिससे लाभ वहां जाओ। कोई लड़का ये समझ रहा है कि सर ऋग्वेद में क्या लिखे 10,580 मंत्र, ये सब मंत्र क्या था? कई लोग ये समझ रहा था गायत्री मंत्र, तीसरा मंडल, ये मंत्र क्या था? अरे ऋषि मुनि खोज करते थे मंत्र को कि इस मंत्र से भगवान का ही मोबाइल नंबर है। मंत्र का मतलब ईश्वर का मोबाइल नंबर। तुमको जिनसे लाभ हो रहा है उनका एक मोबाइल नंबर है, उसको डायल करो तो वहां मिस कॉल जाएगा, कनेक्शन रहना चाहिए। और धीरे धीरे जो लोग मंत्र पे हंसे, यह मोबाइल नंबर भगवान के, ऐसा हो सकता है तो अगले लेसन आते आते अथर्ववेद कहेगा कि हंसना बंद करो, ये मंत्र में जादुई शक्ति होती है, तुम्हें भले मजाक लग रहा है। और अथर्ववेद कहता है कि तुमको सांप काट लिया है, हम मंत्र खोजे हुए हैं, बाहर से पढ़ेंगे जहर अंदर कैंसिल होगा। बिच्छा काट लिया है, इधर आ जाओ, हम बाहर से मंत्र पढ़ेंगे जहर अंदर कैंसिल होगा। तुमको कुछ चाहिए, मंत्र है। नौकरी चाहिए, मंत्र है। शादी नहीं हो रहा है, मंत्र है। संतान चाहिए, मंत्र है। हर चीज का मंत्र है। तो आगे जाते जाते ये मंत्रों के जाल में हम लोग फंसने जा रहे। ये मंत्र के प्रोसेस में अब चाहिए तो धीरे धीरे प्रोसेस आएगा, जो कर्मकांड है जो यजुर्वेद से शुरू हो। धीरे धीरे लोग हड़काएंगे कि मंत्र हम खोजे और कोई पढ़ ले तो लाभ किसी को मिल जाएगा। तो हड़काएंगे कि हर चीज का मंत्र है। अगर गलत एक शब्द भी पढ़ लिया तो तुम समझो जिसके लिए कर रहे हो तो नहीं होगा और निगेटिव जाएगा। मतलब अगर संतान प्राप्ति के लिए तुम मंत्र पढ़ रहे हो और गलत पढ़ दिया तो संतान तो नहीं होगा, पत्नी से भी हाथ धोगे।
देखो धीरे धीरे ऐसा हड़काया जाएगा कि तब होगा कि तब जी कैसे क्या करें, तो एक वर्ग तैयार होंगे जो कहेंगे हम है ना पढ़ेंगे, तुम खाली दक्षिणा निकालो। इसी को पूजा कहते हैं जो तुम्हारे घर में हो रहा। प्रोसेस समझ में आ रहा है तुमको क्या है? तो जब तक इस लेसन के साथ हम लोग उस प्रोसेस के साथ जुड़ेंगे कि क्या है, तुम्हारे घर में कई बार आते हैं आए मंत्र पढ़ रहे हैं, तुम कहता क्या क्या पढ़ रहे हैं, और हम लोग अपने से नहीं पढ़ सकते, तो उन लोग हड़काएंगे कि अपने पढ़ेगा तो थोड़ा सा भी इधर से उधर मारा तो साइड इफेक्ट बड़ा तगड़ा है। इस समय अब धीरे धीरे कर्मकांड को इतने जाल में बांधा जाएगा कि अगर तुम घर में हवन कर रहे हो, अग्निकुंड बनाए हो, तो सब इसमें धीरे धीरे तुमको बताएंगे। यजुर्वेद जब आएगा तो उसके द्वारा जो पुस्तक लिखाएंगे ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, तो ब्राह्मण पुस्तक कहेगा कि हर चीज का फार्मूला है। अभी नहीं कि ईंटा सरिया लिए और स्वाहा स्वाहा मार दिए तो फायदा नहीं हो। अब ये वर्गाकार रखे हो कि आयताकार रखे हो कि त्रिभुजाकार हवन कुंड रखे हो कि गोल रखे हो, सबके फार्मूला है। पत्नी के साथ हवन कर रहे हो तो पत्नी दाएं बैठ के स्वाहा मार रही है कि बाएं बैठ के, फार्मूला है। कहीं बैठा के मार दोगे तो लाभ नहीं होगा, धन बर्बाद होगा, बहुत प्रोसेस आएगा, तो उसको कर्मकांड कहें। तो धीरे धीरे अभी जाएंगे, लेकिन अच्छी बात है ऋग्वैदिक काल कहता है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर भगवान का मोबाइल नंबर है, तुम स्वयं आराधना करो, पूजा करो। तुम्हारे लिए गायत्री मंत्र समर्पित है, तुम्हारे लिए मृत्युंजय मंत्र समर्पित है। ये देखो इस काल में यही प्रार्थना है, प्रकृति पूजन है। और इस समय के सबसे मेन देवता कौन है? इंद्र। 250 सूक्त है। इंद्र को पुरंदर कहा गया, किला तोड़ने वाला। दूसरे देवता कौन है? अग्नि। 200 सूक्त है। अग्नि को मानव और भगवान के बीच का मीडिएटर माना गया कि अग्नि कौन है? तो भगवान कहे कि मानव कुछ भी फेंक के मार देगा, तो इसलिए ग्रेविटेशन तगड़ा दे दो, उसको कुछ भी देना है तो पृथ्वी खींच ले। लेकिन अग्नि को कहे कि तुम मेरा दूत रहो, तुमको दे देगा बढ़िया से तो लेते आना। और भगवान को खीर पूरी देना है तो फेंकेंगे तो नीचे आ जाएगा, लेकिन उसी में होगा कि नहीं पूजा में ऊपर खीर पूरी लगा दीजिए अग्नि पर, तो बस वो अग्नि कहते हैं कि दे दिए तो ठीक है, तो जलाएंगे उड़ाएंगे, भगवान कहे कि ऊपर आ गया निश्चिंत रहो। ये मीडिएटर। तो मीडिएटर का रोल यहाँ पे हम लोग देखे। वरुण बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण किसके देवता है मालूम है आपको? वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। ऋतस्य गोप का मतलब है कि इसमें ऋत नियामक। ऋत का मतलब क्या है? पूरे ऋतु मौसम को चलाने वाले ये वरुण है। इस लेसन में, अगले लेसन में आएंगे तो जल के देवता हो जाएंगे। भगवान के भी डिपार्टमेंट बदलते रहेंगे, प्रमोशन डिमोशन इनका भी होते रहेगा। धीरे धीरे प्रश्न आते रहेंगे कि कैसे भगवान इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, तो हम लोग गंभीर बात पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता, देखो टीचर तुमको जहां बनाना चाहेगा बन जाओगे। तुमको चाहे नास्तिक बन जाओ तो डेली नास्तिक मेथड 5 दिन सॉफ्टवेयर चढ़ाएंगे, तो ऐसे करना भूला जाओगे। अभी है ना ऐसे, वो बचपन से सॉफ्टवेयर लोड है, इतना है कि गोल लगो भगवान है, ऐसे करो। धीरे धीरे ऐसा ऑटोमेटिक है कि जा भी रहे जय भगवान निकल रहे। तो धीरे धीरे तुमको अगर सॉफ्टवेयर हम 8 दिन लोड करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और ज्यादा लोड कर देंगे तो दंडवत भी हो जाएगा। भक्ति अलग सिस्टम है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ई वाला बनो और ई वाला बनो, बीच में छोड़ेंगे, नास्तिक रखेंगे ना आस्तिक। तुमको ऐसा विद्यार्थी बनना है। मेरा मानना है, कोई पूछता है भगवान है कि नहीं, तो हम सिंपल आंसर देते हैं कि मैं नीचे विज्ञान और ऊपरे भगवान दोनों को मानने वाला व्यक्ति हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे हमें विज्ञान को छोड़ना नहीं है, लेकिन ऊपर वाले भगवान को भी छोड़ना नहीं है। फिर एक समय तो वो भी है, तो वो अपनी सत्ता को दिखाएगा ही तुम्हारे पास। तो इसीलिए हम तुमको भी जिस तरह के हैं मिडिल पथ पर छोड़ेंगे। नहीं तो सॉफ्टवेयर अगर हम 3 दिन चाहा दिए ना, वो सब समझ जाओगे कि भगवान के हम लोग बनाए हैं कि हम लोग को भगवान बनाए हैं, आंसर खोलना शुरू हो जाएगा। तो खैर धीरे धीरे अब देखो तुमको लॉजिक पर लाएंगे। अब तुम ही बताओ, गणेश जी देखे हो सब, गणेश भगवान कहानी भी सुने हो कि शंकर जी एक हाथी का गर्दन काट के गणेश जी पे लगा दी, उनकी गर्दन कट गई थी, शंकर जी काट दी। अब तुम हमको सिंपल बात बताओ, कोई हाथी को सोचो और काटो और उसकी मूड़ी को किसी कटे हुए व्यक्ति में सेट करो, तो सूंड कहां जाएगा? गणेश जी का सूंड आगे कैसे होगी? अरे कोई भी चीज हाथी का काट दिए गर्दन, तो हाथी का गर्दन काट दिए तो ठीक है, आदमी का गर्दन कटा हुआ, अब उसको लाके सेट किए, तो सेट किए तो सूंड कहां जाएगा? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो लॉजिक तो बात सही कर रहा है।
हाँ सर, ऐसा ऐसा अगर 20 को लॉजिक देंगे तब सर, 20 लॉजिक ऐसा ऐसा निकालेंगे तब सर, तो बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। तो आपसे कोई अगर ऐसा पूछे तो आप मुस्कुराना कि जिस ईश्वर की तुम बात कर रहे हो उनका सोच और उनकी क्रियाएं हमारे सोच से परे है, वो कुछ भी और सब कुछ करने में सक्षम है जो हम नहीं सोच पा रहे। ये आस्तिकता की बात हुई। अभी तुमको जो नास्तिक बना रहे थे, देखो दूसरे स्टेप को हमने डाला। सॉफ्टवेयर एक था जिसमें कई व्यक्ति खाली ऊपर सूंढ़ करके छोड़ दिया था, आदमी वही सूंढ़ रह गया बेचारा, का नास्तिक बनते चल जाता है। बाकी तुम दूसरा सॉफ्टवेयर चाहेंगे तो धीरे धीरे, सॉफ्टवेयर का तो कई प्रोसेस है ना, तुमको जहां कोई व्यक्ति भेजना चाह, कई नालायक लड़का ऐसा ऐसा ग्रुप में जुटा रहेगा जिसमें उसकी बुद्धि ही कुबुद्धि बनते चली जाती। जहां देखो कि तुमको कोई सिस्टम से टाइट सिस्टम की ओर ले जा रहा है, तो वहां अगर हो तो तुम बहुत अच्छे अधिकारी नहीं बन सकते, बहुत बढ़िया नहीं कर सकते। तुम्हें समाज के मुख्य धारा में चलना हो, और इसके लिए एक बैलेंस व्यू जहां मिलता है वो तुम्हारे लिए सुरक्षित। एक अलंगी टाइट करेगा नास्तिक वाला, एक अलंगी भाइयों देखिए बजरंगबली को ही ऐसे पटक के मूर्ति तोड़ दिया, इसको फैलाइए, और कोई लड़का फैलाना भी शुरू करता है। तो वो सब लक्षण एकदम त्याग देना है तुमको। धीरे धीरे अब दरोगा बनो, और भाइयों वाला ग्रुप में रहोगे, वो इसने फेंकेगा, दरोगा जी ऐसा वायरल किए, उससे ऐसा हो गया, दरोगे साहब सस्पेंड। लक्षण तो बना रहेगा तो एक दिन में कितना सुधरेगा। अभी से उसकी शुरुआत तुम्हें करनी होगी। जहां पे तुम्हें लगे कि नहीं ये सॉफ्टवेयर सर जो बोले हैं मीडियम पद से मुझे विचलित कर रहा है, अलग हो जाओ। बाकी सॉफ्टवेयर तुम टीवी चालू करो ना तो डेली लगेगा कि कल विश्व युद्ध हो ही जाएगा। चैनल चालू कर लो, यूक्रेन ने ऐसा कर दिया, हमास को ऐसे हो गया, इधर से जहाज उड़ गया, अब एकदम ईरान फॉर्म में है, परमाणु युद्ध की धमकी। टीवी बंद करोगे, कहोगे ना दुनिया शांति में है, काम करना है। वो सब डेली देखोगे ना तो लगेगा कि अब क्या काम करें और किसके लिए करें, दुनिया खत्म ही हो जाए। तो निश्चिंत हो, सबसे निकलो, अब दुनिया बहुत है और तुम बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रहो। तो चलिए अब हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट एक देवता है पूषण, और आपको समझना है कि ऋग वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शूद्र के देवता हो जाएंगे। तो पशु के देवता पूषण है। इस समय उषा, सविता, अरण्यनी, अरण्यनी इंपॉर्टेंट है, जंगल की देवी, वन की देवी किनको कहा गया? अरण्यनी को। क्या ऋग्वैदिक काल में पुरुष देवता है कि महिला देवी है कि दोनों? दोनों है, पुरुष देवता और महिला देवी दोनों है। दोनों का क्या कोई मूर्ति है? नहीं। स्वरूप है? नहीं, कोई स्वरूप नहीं। जंगल में जा रहे हैं, जंगल की कोई देवी है, उनको उपासना किए, आराधना किए, हो गया। मूर्ति नहीं सोचना। सूर्य उग रहे हैं, उनके साथ उषा, सविता, ये सब सूर्य से संबंधित। जो आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो किनके लिए? सूर्य के लिए संबंधित है, सविता के लिए संबंधित है। तो ये जो देख रहे हो ये हम लोगों का पार्ट हो गया। अब बारी है क्वेश्चन की। क्या ऋग्वैदिक एकदम फिट हो गया है सबका? अब इससे क्वेश्चन चलेगा, फिर मजा आएगा जब उत्तर वैदिक पढ़ाएगा। उत्तर वैदिक में थोड़ा लोड पड़ेगा, लेकिन मैं कतई ये नहीं चाहूंगा कि बैठ के झूठ मूठ का ब्राह्मण पुस्तक, ब्राह्मणों की संख्या इतना, अरण्यक पुस्तक, जो काम है उतना मेमोरी में रहना चाहिए। फालतू चीज है साइड करना। लास्ट मोमेंट में क्या क्या पढ़े इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या क्या छोड़े उसके लिए टीचर चाहिए। क्या क्या छोड़े वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, और नहीं तो फिर झूठ मूठ का लिखे जा रहा हो, लिखे जा रहा हो, कोई मतलब नहीं उसका। अब हाँ, इतना भी नहीं छोड़ दें कि फिर छूट ही जाए। तो एक मध्यम मार्गी जो हम लोग को बनना है ना, हम उसी पद पे, ट्रैक पे आपको लेके चलेंगे। तो देखिए, पहला ऋग्वैदिक काल में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा जाए, 19 में क्वेश्चन आया, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? अब इतना पढ़ने के बाद त्री मने थिरी, थिरी मने तीसरा मंडल, रचना कौन किए? विश्वामित्र। पूरे दरोगा एग्जाम में 3 बार पीटी मेंस में एक ही क्वेश्चन ऋग्वैदिक काल से 6 बार में रहा। खोदे पहाड़ निकले चोहिया, और उसके लिए बच्चे ऋग्वैदिक 6 दिन पढ़े में लगल है। तो कितना मूर्ख है। एक ही क्वेश्चन था, तो इसको कंपनसेट करने के लिए बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन को हम रखे हैं, अपना भी कुछ क्वेश्चन रखे हैं। अब ये स्पिन बॉल, पहला गेंद हमारा। पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़े, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से। ऋग्वैदिक काल में वर्ण का अर्थ क्या था? जल्दी बोलिए फटाफट। ऋग्वैदिक काल में वर्ण का अर्थ क्या था? जल्दी से आंसर बोलो। जाति, कर्म, रंग, श्रेष्ठ। एकदम बहुत ही बढ़िया, क्या शानदार आंसर दिया है।
बहुत सुंदर। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद में वर्ण का अर्थ क्या है? जाति नहीं, रंग। कितने बच्चे रंग लग रहा है? रंग। अच्छा, इधर भी 20C में चल रहा। सुन लो, पहले सुनिए, बढ़िया से सुनोगे। क्या होगा? कर्म होगा। बहुत बढ़िया, कर्म होगा, जाति होगा। ये स्पिन गेंद है, सब पढ़े रहो। लगेगा कि 6 मारिए देंगे, लेकिन बाउंड्री पर एकदम क्लीन स्विप होगा। और इसी चीज को तो सीखना है बहादुर, सीखना दूसरा चीज नहीं है। कल आते आते कल 10 क्वेश्चन का प्रयास कराएंगे। इतना पढ़ा के 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, सब इसी लेवल का होगा जिससे तुम्हारी बुद्धि बढ़े। देखने में भारी कोई नहीं होगा। और अब जल्दी से हम लोग सुनते हैं, वर्ण का मतलब जाति अगर सोच रहे हो तो ऋग्वैदिक काल में नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि वर्ण कर्म आधारित था तो वो तो आधार है, नहीं। इसीलिए सही आंसर बिल्कुल रंग है। और इसीलिए पूछता है उन्होंने। अब दूसरा सवाल आता है, आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि जो मूल निवासी भारतीय है एकदम ब्लैक है और हमारा रंग थोड़ा साफ है, और इसीलिए वो अनार्य है। मैं आर्य हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, वो अनार्य है। रंगों का। और इसीलिए अगर क्वेश्चन तुमको दे दे, शानदार प्रश्न है, अधिकतर लड़के क्लीन बोल्ड होते हैं। वर्ण के आधार पर आर्य ने कितने भाग में लोगों को बांटा? तो 4 भाग सोच रहे हो तो भारी नालायक हो। सिर्फ 2 आर्य और अनार्य। ऋग्वैदिक काल में वर्ण सिर्फ 2। हमने पढ़ाने के दौरान वर्ण इसीलिए यूज कर लिया क्योंकि आगे हमको उत्तर वैदिक तक वर्क करना। धीरे धीरे इस वर्ण का मतलब हम लोग जाति समझने लगे, कर्म समझने लगे। बाद के स्टेप वर्ण और जाति में अंतर क्या है वो आगे के स्टेप में देखोगे। ऋग्वैदिक में वर्ण का अर्थ सिर्फ रंग है। और इसीलिए बहुत शानदार क्वेश्चन था, इसमें कई बच्चे क्लीन बोल्ड हो गए। अब ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ, जान के बीपीएससी का अब इधर मॉडल चेंज हो गया। बीपीएससी अब धर लिया यूपीएससी के रास्ता, अब दरोगा धर रहा है बीपीएससी के रास्ता। इधर 4 साल में मैं देखा हूं एग्जाम कितना जल्दी जल्दी फास्ट भागते जा रहा है। बच्चे उस तरह के भाग जो रहे हैं उन लोग नौकरी लेते जा रहे हैं, और जो वही परंपरागत ट्रेडिशनल में पड़ा हुआ तो उन लोग की समस्याएं बढ़ती जा रही। तो अभी हम लोग जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन आए उन प्रश्नों को हम लोग चलते हैं, और तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा कि सर ठीक कहें। देखो 39वीं बीपीएससी में आया था, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिखा? दरोगा में दे दिया। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? गायत्री मंत्र किस में लिखा गया? ऋग्वेद 3रे मंडल। ये शुरू में बीपीएससी का रेंज ई था। अब बीपीएससी समझ ही रहो, शुरू 39वीं कहां से शुरू था? जो बूढ़े बुजुर्ग लोग पास हुए कितना आसानी से पढ़ के पास हो। तुमको अब लग रहा है कि खाली ऐसा ना आ जाता सर तो दरोगा छोड़ के 3 स्टार मार देते हैं, लेकिन अब दरोगा भी इससे ऊपर पहुंचने लगा है। देखो जरा दूसरा क्वेश्चन, ऋग्वैदिक संहिता के 9वां मंडल किसको समर्पित है? 40वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। 9वां जल्दी बोलो, 9वां मंडल किसको संबंधित है? हाँ, इसमें आंसर सोम और इसके पेय पदार्थ। सही आंसर सोम मंडल 9वां मंडल को कहते हैं। चलिए जल्दी 42वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, कौन सा मंडल सोम को समर्पित? 40वीं के बाद 42वीं में सीधे दे दिया 9वां मंडल। अब समझ ही रहो कितना अच्छा जतरा होगा। क्वेश्चन है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व का दर है। 40वीं में पूछा गया, राजा षडभांगी है तो 1/6। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर हुआ? 42वीं। आंसर बोलो। परुष ने, रावी नदी। तो आंसर परुष ने। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो तुमको नहीं लग रहा है कि यह क्या दिन था, सब बीत गया? नहीं तो ये इस तरह का दिन था कि लेसन को केवल आधे घंटे सुनने से लेसन बेचारा गायब है। क्वेश्चन तो कहाँ है, कुछ एकदम लग रहा है कि बेकार उतना पढ़े। लेकिन अभी क्या है, अब मुझे ये संतुष्टि खुशी नहीं है कि बच्चे बस ये वाला बना दिया तो बड़ा खुश हो गए। अब हम कल 10 क्वेश्चन देंगे, 10 मेरा वाला बनाएगा जिसमें भारी भी नहीं लगे। कोई लड़का नहीं कहेगा भारी है, सब लगेगा मारे, आउट होने का डर रहेगा। और 5 सही कर रहा है तो हो,
बाकी हमारे क्वेश्चन तुमको कहीं किताब उताब में नहीं मिलना। जिस क्वेश्चन को हम अपने दिमाग से निकालेंगे वो कहाँ किताब में होगा, आने वाले समय में कोई छाप दे तो वो अलग बात। बाकी मुझे यही सिर्फ है कि जब तक दिमाग से क्रिएशन टीचर नहीं करेगा, बच्चे उसको एक्टिविटी में नहीं रहेगा, तब तक परंपरागत क्वेश्चन से सिर्फ रिजल्ट तक नहीं होगा, बाउंड्री पे पहुंच के रह जाएगा। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बैच को पूरे गंभीरता और गहराई से सीरियसली हम चले। अभी तो एक विषय चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग 2 विषय की ओर चलेंगे। 1 और 2 जैसे ही होने लगेगा, डेली 2-2 लेसन निकलेगा इसी स्पीड में। घर पे सेल्फ स्टडी जम के करोगे, लगने लगेगा कि सर रिजल्ट। मजे की बात क्या है, दरोगा मेंस में जब करेंट नहीं है, खाली सब्जेक्ट है, तो हम लोग है सब्जेक्ट के, तो हम लोग एकदम समझो कि उसको इतना चटनी बना देंगे, कहेगा कि जी इतना पतला चटनी हो गया, मिक्सी में पीस दिए। सब्जेक्ट में क्या रखा है जी, मैक्सिमम विषय हम तुम्हारे साथ हैं, सब्जेक्ट में केवल तुम तैयार हो जाओ मेहनत के लिए, बस बाकी हम तुम्हारे साथ तैयार है। एकदम सफर आनंददायक चलेगा। अभी चूंकि कई बच्चे ऑन होल्ड है, कई बच्चे पढ़ें नहीं पढ़ें, क्या करें, होगा पीटी की नहीं होगा, क्वेश्चन में आउट था, वो तो अच्छा बात तुमको मिला हुआ है कि फेल भी करोगे तो घर में कहने का हो गया कि आउट था इसीलिए इस बार गवा गया है, अगला बार ठीक करेंगे, देखो तो बढ़िया ही मिल ही गया है। बाकी आउट था नहीं था ये सब तो तुरंत कुछ दिन में पता ही चल जाएगा रिजल्ट। अगर पास हो गए तो जी जान लगा देना है, नहीं भी हुए तो हार नहीं मानना। अंधेरा एक संकेत है कि कुछ दिनों के बाद प्रकाश आने वाला। रात हो रहा है तो ये थोड़े है कि रात हमेशा रहेगा। जब फेल हो तो मुस्कुराओ कि लगता है बिहार टॉपर दरोगा में बिना बनाए भगवान नहीं पास करवाएंगे, रैंक 1 रखवाएंगे, और मेहनत कर लेना। और इसीलिए ये बैच अगर तुम कभी जीके जीएस पढ़े हुए तो उसके लिए बैच, ये फ्रेशर के लिए बैच नहीं है। फ्रेशर के लिए तो फाउंडेशन है, तुमको मुक्ति चाहिए तो फाउंडेशन के कई बैचेज हमारे चल रहे हैं, बीपीएससी है, चाहे और भी कई फाउंडेशन बैच है, दरोगा फाउंडेशन है, तो उस सब में एकदम आराम से हड़प्पे पढ़ावे में 3 दिन लगाएंगे, तो उस सब में आराम से चलते रहेगा। फाउंडेशन बनाते रहो, इसमें तुम्हारे पास बेस है, जो चाहिए एग्जाम बेस बस हम लोग धाए निकलेंगे। तो इसका लाभ केवल दरोगे में ही नहीं है, कई जगहों पर फास्ट रिवीजन में तुमको काम आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज को पूरे अपना तैयार रखोगे। कल हम लोग का क्लास हो सकता है सैटरडे संडे आपका, इसमें अभी रिजल्ट नहीं है तो हम भी अभी बच्चों में स्पीड उतना जो चाहिए, जैसे पढ़ने का एक है ना, अभी 4 घंटा पढ़ाएंगे तो बस्ता उठा लेगा, थक। जैसे ही पीटी पास हो गए ना तो कहोगे जी रात भर स्टार लगा ही छोड़ेंगे, तब एक अंदर से हार्मोन निकलेगा जो तुमको विवश करेगा कि कहाँ भाग रहे हो, और स्टार छूट जाएगा। तब उसके बाद हम लोग भी फॉर्म में आ जाएंगे, हमारे अंदर भी ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाएगा। सबको देखेंगे तो अंदर अंदर लगेगा 2-2 स्टार सबका है, तो नहीं भी इच्छा रहेगा तो कहेंगे ना एकदम अभी और जोर लगाना है, हमको यहाँ से निकालना है लोगों को। तो इसीलिए वो अभी सैटरडे संडे छोड़ देते हैं, मंडे टू फ्राइडे ये वर्किंग से हम लोग चलेंगे। और मंडे को फिर नेक्स्ट क्लास दरोगा का होगा जिसमें उत्तर वैदिक। अगले वीक में हम प्रयास करेंगे एंशियंट पूरा खत्म, और एंशियंट के बाद मेडाइवल ही पहले पढ़ा देते हैं, सीक्वेंस से चलो तुम लोग, चूंकि जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगा मॉडर्न पहुंचेगा तो तुम्हारे लिए लाभ ज्यादा देगा। तो इसलिए इसमें एंशियंट फिर मेडाइवल फिर मॉडर्न सिस्टम से हो जाएंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर आगे मिलते हैं।